हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो देखिए, हम ऑलरेडी जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का बी पार्ट की जो थ्योरी है वो हमने डिस्कस कर ली है। रह गए हैं उसके इंटेक्स क्वेश्चन, जल्दी से अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, आपका काम क्या है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि नेम द टू सब्सटेंसेस इन ईच केस। पहला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें कोई भी आयंस आपको नहीं मिलते। तो इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो है ग्लूकोज या केरोसिन। ये दो आपके सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप यहां पे लगा सकते हो। आप अगर उसका कोई भी स्टेट रखने की कोशिश करते हो वो आपके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आपको मिलते हैं, उसके आयंस नहीं बनते हमारे पास। अब वो कहता है कि कंटेन ओनली आयंस, तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास NaCl या NaOH होता है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और NaOH की बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहां पे बात हो रही है। कंटेन आयंस एज वेल एज मोलिक्यूल्स, मतलब ये कि पूरी तरह ये डिसोसिएट नहीं होता, इसमें कुछ आपके मोलिक्यूल्स भी रह जाते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, एक तो हमारे पास CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, और इसके अलावा हमारे पास है दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके लिए मैंने प्रॉपर यहां पे आंसर लिख दिए हैं, आप चाहे तो यहां पर उसको नोट कर सकते हो। तो ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। फिर बात आता है, सिलेक्ट द आयन इन ईच केस दैट वुड गेट सिलेक्टिवली डिस्चार्ज फ्रॉम द एक्वस मिक्सचर ऑफ द आयंस लिस्टेड बिलो। देखिए, अगर आपने इस बात का आंसर देना है तो आपको जो वो लिस्ट थी वो थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप ये आंसर दे सकते हो। और अगर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे सीरीज में नीचे की तरफ जाते हैं, उन पर्टिकुलर आयंस की डिस्चार्ज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम यहां पे सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन और साथ में OH नेगेटिव आयन के बारे में बात करते हैं, तो OH नेगेटिव आयन सबसे नीचे पाया जाता था, इसलिए OH नेगेटिव आयन पहले डिस्चार्ज होता है। ठीक है, यह बात हमेशा याद रखना। उसी तरह अगर मेरे पास लेड है, सिल्वर है एंड कॉपर के बारे में बात करूं, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो सिल्वर का होगा, इसलिए आपका जो आंसर है वो ये है। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। कहते हैं, अमंग Zn एंड Cu विच वुड अकर मोर रेडली इन नेचर एज मेटल एंड विच एज आयन। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि जो Zn है वो एक्चुअली हमें नेचर के अंदर एज ए मेटल ज्यादा मिलता है, और अगर कॉपर की बात करूं तो वो एज ए आयन हमें ज्यादा मिलता है। उसको बताता है, वाई वी कैनॉट स्टोर AgNO3 सोल्यूशन इन ए कॉपर वेसल। बस सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास एक कॉपर का वेसल है, सपोज ये कॉपर का वेसल है, और इसके अंदर अगर मैं AgNO3 डाल दूं जो कि सिल्वर नाइट्रेट है, तो जो कॉपर है ना वो एक्चुअली सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होने के चलते वो इसको रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से हमें मिलता है कॉपर नाइट्रेट। तो देखिए, होता क्या है, होता सिर्फ ये है कि हमारे पास जो कॉपर है Cu और साथ में AgNO3। अब ये CuAg को रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से हमें मिलता है CuNO3 होल ट्वाइस, प्लस साथ में हमें मिलता है 2 एटम यहां पर सिल्वर के। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन टेक प्लेस करता है, इसलिए हम कभी भी सिल्वर नाइट्रेट को कभी भी कॉपर वेसल में नहीं डालते हैं। आउट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर विच इज मोर एक्टिव, ऑफ कोर्स कॉपर जो है वो ज्यादा आपका एक्टिव होता है। और बाकी ये इसका परफेक्टली आंसर है। आप चाहें तो इस आंसर के नीचे यहां पर वही रिएक्शन को लिख सकते हो। क्या था आपके पास, दैट इज कॉपर प्लस AgNO3, ये क्या देता है आपको, दैट इज Cu। ठीक है, CuNO3 होल ट्वाइस, प्लस हमारे पास Ag है, ये डबल हो जाएगा, बैलेंस के चक्कर में यहां पे भी 2 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा अपने इस बी पार्ट का आंसर कंप्लीट करना था। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सी पार्ट है। सी पार्ट में वही मैंने कहा कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम में से, एल्यूमिनियम नहीं सॉरी, कौन है, सिल्वर में से कौन ज्यादा एक्टिव है, तो कॉपर आपका सही आंसर होगा। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है कि हाउ वुड यू चेंज अ मेटल लाइक Cu इनटू इट्स आयन। देखिए, ये बेसिकली तभी हो सकता है अगर मेरे पास एक कॉपर का सॉल्ट हो और उसको एक ऐसे पर्टिकुलर मेटल से रिएक्ट कराऊं जो इससे ज्यादा रिएक्टिव हो नेचर के अंदर। तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर जो मेटल जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है वो इस सॉल्ट में से कॉपर को रिप्लेस करके हमें Cu2 पॉजिटिव आयन को जनरेट करके दे देगा। सो ये एक तरीका है जिससे आप अपने कॉपर जो है उसको आयंस में कन्वर्ट कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट आता है कि हाउ वुड यू चेंज द Cu2 पॉजिटिव आयन इनटू कॉपर।
अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें उसको जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने इस केस में क्या किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो यहां पर हमें वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे, तब जाकर ये बनेगा आपका Cu का एक नॉर्मल एटम, न्यूट्रलाइज एटम जिसको हम कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। बाकी इसका जो सही आंसर है वो आप इसी को चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। फिर आता है बेटा आपका 5th नंबर में, कहता है सोल्यूशन ऑफ द कास्टिक सोडा NaOH इन वाटर और व्हेन फ्यूज्ड conducts an electric current. So what is the similarity in these two cases? देखिए सिंपल सी बात यह है, चाहे वो आपका फ्यूज स्टेट के अंदर है, चाहे आपने उसका एक एक्वा सॉल्यूशन बनाया है, इन दोनों कंडीशन के अंदर हमारे पास NaOH टूटकर बन जाता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, क्योंकि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपका टूटकर यहाँ पे क्या बन रहा है, एक आयंस में तब्दील हो जाता है। इसलिए जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो यही आयंस हेल्प करते हैं कंडक्शन थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। सो देखिए सिंपल सी बात यह है कि जब हम उसको एक पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो पानी के अंदर क्या होता है, H2O का पोलर कोवलेंट कंपाउंड, और अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है तो H नीचे ये हमारा पास ऑक्सीजन ऊपर होता है, स्लाइटली नेगेटिव होता है, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये एक्चुअली में क्या करता है, जो O हमारा जो है ऑक्सीजन जो है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो Na पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेता है, और ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं ये इस OH को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और हमें मिलता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस फॉर द कंडक्शन। लेकिन अगर मैं उसको गर्म करता हूं, फ्यूज स्टेट के अंदर लेके आता हूं, तो उस स्टेज में गर्मी की वजह से, हीट की वजह से जो इनके बीच में एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच का, वो आपका वीकन अप हो जाता है, और जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग होकर फिर से आयंस आपके क्रिएट करते हैं। देखिए अल्टीमेटली हो ही सिर्फ ये रहा है कि हमें फ्री आयंस मिल जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर आंसर दिखा देता हूं। आपका काम क्या है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियो को रोक दीजिए और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। जो मैंने बताया है वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हमें बात करनी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड between the platinum electrodes, two types of ions migrate towards the anode but only one of them is discharged। वो कौन सा होता है आपका, याद हो आपको, तो हमने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास H2SO4, तो उसके अंदर वो आपका H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव हमारा क्रिएट होता है। मतलब बेसिकली 2 आपके H पॉजिटिव आयंस होते हैं और एक आपका SO4 नेगेटिव आयन आपका होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा पानी की अगर मैं बात करता हूं तो पानी जो है वो फर्दर आपका आयनाइज होता है, जिसमें आपके पास H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस आपका क्रिएट होता है। अब बात सिर्फ इतनी है कि इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, OH नेगेटिव आयन भी वहां जाएगा और SO4 नेगेटिव आयन भी जाएगा। यहां पर जो ये 2 आयंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, एनायंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये 2 एनायंस है जिसके बारे में बात कर रहा है, एक है OH नेगेटिव आयन और एक है SO4 नेगेटिव आयन। लेकिन आप भी अच्छे से जानते हो कि एनोड के पास जाएगा तो दोनों, लेकिन इन दोनों में से डिस्चार्ज वही होगा जो मेरे जो एक्टिविटी सीरीज जो मैंने बताई थी उसके सबसे नीचे जो लाई करता है, तो वो है आपका OH नेगेटिव आयन। इसलिए आपके सबसे पहले कहता है कि नेम टू मतलब यहां पे एनायंस के बारे में बात कर रहा है, तो पहला तो है OH नेगेटिव आयन और साथ में दूसरा है SO4 नेगेटिव आयन। फिर हमारे पास बी पार्ट कहता है कि नेम द मेन प्रोडक्ट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द एनायन एट द एनोड एंड राइट द एनोड रिएक्शन। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि इन दोनों में से जो OH नेगेटिव आयन है वो आपका पहले डिस्चार्ज होगा। इसलिए जब OH नेगेटिव आयन जाता है एनोड के पास तो अपने में से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से वो बनता है OH। ये फर्दर OH एक और OH से मिलकर बनाता है H2O और साथ में ऑक्सीजन। अब अकेला ऑक्सीजन बेचारा क्या करेगा, अब यही ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन से मिलकर फर्दर बनता है O2 का मॉलिक्यूल, जो कि गैसियस स्टेट में हमें मिलता है। सो कोई अगर आपसे पूछता है कि कौन सा मेन प्रोडक्ट बनता है मेरे एनोड के पास, तो आंसर है ऑक्सीजन इज द मेन प्रोडक्ट जो हमें वहां पे मिलता है। क्लियर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज सी डी एंड ई पार्ट। तो सी की पहले बात करते हैं, तो कहता है बेटा कि नेम द प्रोडक्ट एट द कैथोड एंड राइट द रिएक्शन। तो जैसे मैं आपको बेटा ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूं, चाहे वो मेरे पास है H2SO4,
चाहे पानी है, इन दोनों में हमें हमेशा H पॉजिटिव आयन ही मिलता है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो H पॉजिटिव आयन है उसमें डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, वो कैथोड के पास जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जिससे बनेगा एक सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन। अकेला सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए H फर्दर एक H के साथ अपना एक कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करके बन जाएगा H2 का गैस। तो बेसिकली अगर आपसे पूछता है कि कैथोड में कौन सा प्रोडक्ट आपका इवॉल्व होगा, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होती है। कहता है डू यू नोटिस एनी चेंज इन द कलर एंड स्टेट वाई। देखिए सिंपल सी बात यह है कि इसमें क्या कहते हैं उसको, यहां पे देयर इज नो चेंज इन कलर, देयर इज नो चेंज इन कलर। ठीक है, कलर में क्यों चेंज आएगा, आपका कोई भी चेंज नहीं आने वाला आपका। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सर इसमें कोई चेंज क्यों नहीं आता, तो उसका सिंपल रीजन मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में अच्छे तरीके से बता चुका हूं, क्योंकि SO4 नेगेटिव आयन तो आपका अभी भी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही है। अगर मान लो कि आपके जो H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन बन के उड़ रहे हैं, अगर उस आयंस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मेरा पानी का मॉलिक्यूल फिर से ब्रेकडाउन होकर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन बनता है, जिससे मेरे ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड के आयंस की वो कभी भी कम नहीं होती। तो इसलिए उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आता। बाकी डिटेलिंग के लिए प्लीज मेरे वीडियो को देखें, वहां पे मैंने अच्छे से इसके बारे में बताया है। इसके अलावा कहता है कि व्हाई दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए सिंपल सी बात है कि जो हम यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं वो एक्चुअली में H2O मॉलिक्यूल्स को आसानी से तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको एज ए कैटलिस्ट वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आप पूरा जो प्रोसेस होता है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कैटालाइसिस का। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ओवरऑल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए हम यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 या जो है यहाँ पे H2SO4 जो है यहाँ पे डालते हैं, और ये मेरे सिस्टम को मतलब कैटलाइज कर देता है, मतलब एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कैटालाइसिस का। फिर हमारे पास 7th नंबर आता है बेटा। 7th नंबर में क्या कहता है, कहता है कि कॉपर मेरे पास सल्फेट है सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज्ड किया यूजिंग ए प्लैटिनम एनोड। याद रखें, अगर आपको इसी तरह याद हो, मैंने आपको कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर 2 वीडियोस बताई हैं। पहली एक वीडियो थी जिस वीडियो के अंदर अगर आपको याद हो हमने प्लैटिनम का इस्तेमाल किया था। दूसरा जो है वो था आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड्स वाला। प्लैटिनम वाले में क्या होता प्रोडक्ट और उसमें क्या था वो आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले वो कहता है कि स्टडी द डायग्राम गिवन अलोंगसाइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है गिव द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोड ए एंड बी। तो यार सिंपल सी बात है, ये दोनों इलेक्ट्रोड जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ये वाले, ये दोनों, ये हमारे बेसिकली प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। सो ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। कोई इतना बड़ा तो था नहीं। कहता है विच इलेक्ट्रोड इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। देखिए सिंपल सी बात आपको मैं बताता हूं, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव वाले और नेगेटिव आयन में से, तो हमेशा याद रखें कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो हमेशा, क्योंकि वो होता है एनोड, और एनोड एक्चुअली में हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड की तरह वो काम करता है। तो यहां पर बेसिकली आपका जो आंसर है बी पार्ट का वो हो जाएगा आपका ए, जो कि प्लैटिनम रोड है आपका, प्लैटिनम। ठीक है, सो ये है आपका एनोड। सो एनोड जो है वो बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, इसलिए वो एक्चुअली एक ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड की तरह आपका यहाँ पे काम करता है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू कैरी आउट द सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वाटर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। H2SO4 एक्चुअली डिसोसिएट करता है या डिसोसिएट करने में हेल्प करता है। किसको डिसोसिएट करने में हेल्प करता है, पानी को, ताकि वो किस में टूट जाए, मेरा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में टूट जाए। तो उसको आसानी से आयंस में टूटने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड अपना हेल्प करता है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब हम बात करेंगे बेटा 9th के ए पार्ट की। कहता है चूजिंग ओनली वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग लिस्ट, राइट डाउन द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। पहला 1 to 5, ठीक है, और ये सारे आपको वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। कहते हैं द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विद निकल रिक्वायर्स नंबर 1 एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होगा,
यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जिसका आप कर रहे हो तो उसमें उसके आयंस तो हो, अगर आप निकल का करना चाहते हो यहाँ पे निकल, निकल के आयंस होने चाहिए आपके। द आर्टिकल टू बी प्लेटेड इज प्लेस्ड एज द कैथोड ऑफ द सेल मेड फ्रॉम प्योर निकल, एनोड। उसके बाद जो आर्टिकल है वो बेसिकली कैथोड बनाया जाता है, और जो दूसरा होता है वो आपका एनोड होगा ना। आयन दैट आर अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड डिस्चार्ज आर कॉल्ड कैटायंस। आपको पता तो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो आपके आयंस है वो जाते हैं और वही डिस्चार्ज होते हैं, तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा हमारे पास कि व्हेन अ मेटल आयनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द मेटल इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट, अगर आप याद करो हमने जब कॉपर के बारे में बात करी थी, कॉपर था 2 पॉजिटिव, वो ज्यादा था मेरे नेगेटिव वाले के पास, और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते थे, कैथोड। तो इसका जो सही आंसर है ना आपका वो आएगा यहां पर कैथोड। और हमेशा जो नॉन मेटल है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव आयन सिर्फ उसकी तरफ जाते हैं, तो ये होता है एनोड। तो ये हमारा कैथोड और एनोड। फिर नेक्स्ट क्या कहता है बेटा हमारे पास, कहता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां लिख देता हूं आपके लिए, वैसे तो आपने लिखा ही हुआ है रिएक्शन। तो लीजिए इस तरीके से आपने अपने 9th क्वेश्चन का आंसर देना था। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके 10th और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करेंगे अपने आखिरी क्वेश्चन की। कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहले कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ए गुड कंडक्टर। सिंपल सी बात यह है कि कोई भी कंडक्शन के लिए तभी अच्छा होता है अगर उसके सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में टूट जाएं। तो जब हम बात करते हैं केन शुगर की, तो उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो हमेशा एज ए मॉलिक्यूल स्टेट के अंदर ही रहता है, वो आयंस में नहीं टूटता, इसलिए कंडक्शन टेक प्लेस नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं सोल्यूशन की बात करता हूं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड जल्दी से टूट जाता है अपने आयंस के अंदर, जो Na पॉजिटिव वो Cl नेगेटिव क्रिएट करता है, जो इलेक्ट्रोलिसिस में आपकी हेल्प करता है, इसलिए उसको गुड कंडक्टर कहा जाता है, और उसको मतलब वो कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी आपकी। बी पार्ट में कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मतलब अब मान लीजिए 99.9% वो टूट जाते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस के अंदर। तो क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में टूट जाते हैं, इसलिए वो कंडक्शन के लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास कर रहा हूं तो। बाकी इसका प्रॉपर आंसर देखना है तो ये आपका प्रॉपर आंसर है, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट आता है, कहते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl हाइड्रोजन आयन इज रिड्यूस्ड एट द कैथोड बट जो Na पॉजिटिव आयन है वो रिड्यूस नहीं होता है। देखिए सिंपल सी बात है, आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर अगर आपके पास 2 पॉजिटिव आयंस हो, तो जो आयन उस सीरीज में सबसे नीचे लाई करेगा वो पहले डिस्चार्ज होता है। और अगर आप उस सीरीज में देखेंगे तो H पॉजिटिव आयन नीचे लाई करता है और Na जो है वो ऊपर लाई करता है। इसी वजह से दोनों में से जो प्रेफरेंस दी जाती है वो H पॉजिटिव आयन को दी जाती है, और इसलिए वो आपका डिस्चार्ज होगा, Na पॉजिटिव आपका डिस्चार्ज नहीं हो पाता। अगर मैं बात करता हूं डी पार्ट की, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड बट नो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स हियर। सेम रीजन, क्योंकि अगर आप बात करते हो हाइड्रोजन एंड कॉपर की, तो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है, इसलिए कॉपर आपका डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं होगा। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, और ये इसका प्रॉपर आंसर है, आप चाहें तो यहां पर इसको नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बेटा मेरे पास आता है कि when a dilute aqueous solution of sodium chloride is electrolyzed between the platinum electrodes, hydrogen gas is evolved at the cathode but metallic sodium is not deposited. Why? देखिए हर एक का वही आंसर मुझे बार बार बताना पड़ रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो इन दोनों में से किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सोडियम एंड हाइड्रोजन की। तो सोडियम ऊपर लाई करता है, हाइड्रोजन नीचे लाई करता है, जो नीचे लाई करता है वो पहले डिस्चार्ज होता है, इस वजह से मेरा सोडियम यहाँ पर डिपॉजिट नहीं होता। हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके H बन जाता है, फर्दर H से मिलके H2 बन जाता है और इवॉल्व हो जाता है। मैंने उसके ऊपर कितने बार रिएक्शंस आपको दिखाई हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। फिर बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जिंक कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद एसिड बट
कॉपर कैनोड। सिंपल सी बात यार, वही वाली बात है कि देखिए हाइड्रोजन जो है ना, उसके नीचे कॉपर है, ऊपर जिंक है, तो जिंक मेरा ज्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। लेकिन कॉपर हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है, इस वजह से कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, और दैट इज द रीजन इस पर्टिकुलर पार्ट का। सो ये है आपका प्रॉपर उस क्वेश्चन का आंसर। प्लीज आई वांट कि आप इसको 2 मिनट के लिए रोक कर वीडियो को इस सभी को अच्छे से नोट कर लीजिए, जो स्क्रीनशॉट ले लो वो आपकी अपनी मर्जी है, बट आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फाइनली बी पार्ट के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।